अगर आप भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की जो भी नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो आपको पता होगा कि अभी झारखंड में जहदोजहद चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 60-40 का जो अभी रेशियो चल रहा है आरक्षण का और सीटों का, उसी के बीच में ये वैकेंसी आ गई है। और आपको पता होगा कि आज जो टाइगर जयराम महतो के नाम से हमारे फेमस छात्रों के हितैषी नेता हैं, उनको आज 60-40 का विरोध करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन चलिए, इन सभी बातों से इतर हम बात करने वाले हैं आज इस वैकेंसी के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम सारी बातें करने वाले हैं कि इस वैकेंसी की लास्ट डेट क्या है, क्या इसमें नया बदलाव आया है, जो पीछे वैकेंसी आई थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, और कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 1607 दिनांक 17/3/2023 एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक संख्या इतना के द्वारा ये मतलब निकला हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है। स्कूली एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड रांची के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक जो वैकेंसी है दोस्तों, ये प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है, जिसमें आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री एवं प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के पदों की संस्तुति रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जा रही है कि जो वैकेंसी है वो प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए वैकेंसी है मोस्टली। साथ ही ये भारत के नागरिकों से डिमांड की जा रही है वैकेंसी, मतलब इसमें जो 60-40 वाला नियम है वो लागू रहेगा, यानी कि 60% सीटें तो रिज़र्व हैं, लेकिन 40% सीटें जो हैं दोस्तों वो ओपन है। यानी कि 40% सीटें, अगर 100 सीटें इसमें अगर निकलती हैं, 100 सीटें अगर इसमें निकलती हैं तो इसमें 40 सीटें जो हैं सो ओपन है फॉर ऑल इंडिया और 60 सीटें हैं सो रिज़र्व है वो झारखंड के लिए। ये अगर 60-40 का रेशियो इसमें लागू है तो ठीक है, जिसका अभी विरोध हो रहा है आप देख ही रहे होंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो भी सीटें हैं उसमें सभी के लिए ओपन है, तो ऑल इंडिया के लोग इसको भर सकते हैं। नॉर्मली झारखंड के लोग ही सिर्फ नहीं भर सकते हैं, पूरे देश के लोग भर सकते हैं, पूरे इंडिया के लोग भर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ी वैकेंसी बन के आ रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए, परीक्षा शुल्क दूसरे नंबर पर ही दिया हुआ है, तो परीक्षा शुल्क को बहुत ही कम रखा गया है इसमें। जैसा कि हेमंत सरकार ने वादा किया था अपने क्या उसको बोलते हैं, जो चुनावी वादा करते हैं वो मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपया करने वाले हैं वैकेंसी की जो फ़ी है वो, तो उन्होंने उसी के हिसाब से 100 रुपया रखा है जनरल ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 50 रुपये का फ़ीस में रखा गया दोस्तों, ठीक है। और ये फ़ी आपका नॉन रिफंडेबल है। और अगर आपके पास जैसे आप एसटी एससी से हैं और आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, मतलब जाति अगर आपके पास नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है दोस्तों, तो आप 50 रुपया फ़ी मत कटवाइएगा, आप 100 कटवाइएगा जनरल फॉर के, अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो पिछली बार, जैसे कि ये वैकेंसी आपको पता होगा कि 2022 में भी आई हुई थी, तो जिन्होंने भी पिछली बार ये वैकेंसी की फॉर्म भरा हुआ है वो लोग इस बार फ़ी पे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनको इस बार भी ये एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, नए सिरे से सारा कुछ करना होगा। लेकिन इस एप्लीकेशन में पिछले बार का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना होगा ताकि आपका पैसा ना लगे। अदरवाइज़ सारी चीज़ें आपको फिर से करनी है, पूरा एप्लीकेशन फिर से अप्लाई करना है। ये मत सोच लीजिएगा कि आपने पिछली बार अप्लाई किया हुआ था तो इस बार आपको अप्लाई नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा, आपको फिर से इसको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, वैसे आवेदक को इस विज्ञापन की शर्तें तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज करना अनिवार्य होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि नहीं दर्ज करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंगे
तो आपको फ़ी जो डिस्काउंट होने वाला है, मतलब जिसमें छूट मिलने वाली है, वो नहीं मिलेगी और आपको फ़ी देना पड़ेगा फिर से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये यहाँ पे देखिए वैकेंसी है, वैकेंसी की जो लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो प्रयोगशाला सहायक जो फिजिक्स है उसके लिए देखिए कुल मिलाकर के 230 सीटें हैं, जिसमें आप रिजर्वेशन देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जनरल सीटें 60 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 60 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 23 हैं, BC 1 के लिए 18, BC 2 के लिए 14 और EWS के लिए 22 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद इधर और भी सीटें हैं, खेलकूद कोटा है, ये अंधापन दृष्टि है, निःशक्ता है, ये अलग अलग आरक्षण आपको इसमें दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपको देखेंगे तो यहाँ पे 18 और 14 कितना होता है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं। 18 और 12 30 और 2 32। तो अगर देखें 27% जो आरक्षण का नियम है, जैसा कि बात हो रहा है कि झारखंड में 27% OBC को आरक्षण का नियम है, तो उस हिसाब से ये हमको लगता है कि फेल है, क्योंकि 18 और 14 कुल मिलाकर के 32 होता है। और अगर 230 का हम 27% निकालें तो कितना होगा आप देख लीजिए, लगभग आपका 23 दूनी के 46, 27 23 दूनी के 46, मतलब आपका 50 के आसपास ये सीट जाना चाहिए था, लेकिन आपको मात्र 32 सीट मिल रहा है। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि OBC के साथ कुछ घपला हो रहा है, OBC को पूरी तरह से आरक्षण यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। बात को समझ रहे हैं। 23 गुना अगर 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 गुना 27 करते हैं हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं। तो 7 या 21 और 23 गुना 27 करते हैं। 7 या 21 के एक हाथ में हासिल 2, 7 दूनी के 14, 3 दूनी के 6, 20 और 1 21, 2 दूनी के 4 और 2 6, करीब 61 सीट मिलना चाहिए था दोस्तों OBC को, जबकि मिल रहा है आपको सीधे कितना 32, मतलब आपको सीधे आधा मिल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा OBC के साथ भी मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम इसमें हो रहा है सीटों का। और यहाँ पे देखिए रसायन शास्त्र के लिए 230 सीटें हैं, सेम वही आरक्षण है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बायो के लिए भी वही 230 सीटें हैं। कुल मिलाकर के आपको 990 सीट 990 नहीं 690 सीटें हैं। ये कुल मिलाकर के आपकी वैकेंसी है जिसको आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या इसमें होने वाला है। तो ये तो लेवल 6 की नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ये हो रहा है कि जो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायो में आपको 50% नंबर चाहिए जनरल OBC के लिए, EWS के लिए, और ST SC और PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको 45% नंबर चाहिए। और ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे में जो कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो आपको ग्रेजुएशन में जो है उपर्युक्त कंडिका के स्तंभ 4 में अंकित किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग 50 या 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो। अब जैसे क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पे ये बात देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स से भर रहे हैं, आपने फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो फिजिक्स ऑनर्स के साथ साथ अगर आपने केमिस्ट्री रखी हुई है सब्जेक्ट में, सब्सिडरी में, और मैथ रखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली तो फिजिक्स के साथ मैथ ही रखते हैं, लेकिन साथ में केमिस्ट्री होता है। तो पहला नंबर तो ये मैथ को काट देना है आपको यहाँ से, इसका कोई रूल नहीं है। अब बच्चा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये समझ लीजिए जैसे आप अगर 50% नंबर, मतलब 55% नंबर आपका अगर ग्रेजुएशन में है, ठीक है, तो वो तो आपका मान लीजिए अगर आपने ऑनर्स कर रखा था, आपका फिजिक्स का नंबर ही जोड़ करके आपका ऑनर्स का परसेंटेज निकलता है। मतलब आपको तीनों साल में जो फिजिक्स के नंबर होंगे उसी के आधार पर आपका परसेंटेज डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका केमिस्ट्री का भी नंबर जो है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री तो 2 साल पढ़ना रहता है, इसमें भी आपने केमिस्ट्री पार्ट 1 में और पार्ट 2 में पढ़ी है, ठीक है। तो पार्ट 1 में 100 नंबर का केमिस्ट्री था आपका, और पार्ट 2 में भी 100 नंबर का केमिस्ट्री था। तो इन दोनों सालों में मिला करके एक में मान लीजिए आपने 50 लाया और एक में आपने
45 लाया, तो दोनों मिला करके आपका 100 हो जा रहा है। 100 नहीं, सॉरी, ये एक में आपने 55 लाया, एक में 45 लाया, तो दोनों मिला करके आपका अगर 100 है यानी कि 50% हो रहा है आपका। अब जनरल OBC EWS हैं तो आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कहीं केमिस्ट्री में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, जैसे एक में 45 और दूसरे में भी 45 है, यानी कि आपका टोटल 90, तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, केमिस्ट्री में मान लीजिए आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो नंबर है वो अगर एक में 45 और दूसरे में भी 45 है तो कुल मिलाकर के आपका 90 हो रहा है, यानी कि आपका 45% ही हो रहा है नंबर। तो ऐसी स्थिति में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझ लीजिएगा थोड़ा डिटेल में, क्योंकि दोनों मिला करके, दोनों में अलग अलग, मिला करके नहीं है, दोनों में अलग अलग आपका 50% नंबर चाहिए दोनों विषयों में, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसमें थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट देख रहे हैं वो इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान अंतर्गत प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र दोनों विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो तथा उसमें अलग अलग 50 या 45% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्णता हो, को ही यहाँ जीव विज्ञान में स्नातक माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो रूल है वो थोड़ा इसमें अलग है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला सहायक के जीव विज्ञान अंतर यानी कि जूलॉजी और बॉटनी से दोनों में से किसी एक विषय में आपको ऑनर्स डिग्री चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला रूल है उससे थोड़ा इतर इसमें बात की गई है कि जो जीव विज्ञान वाला है उसमें आपको या तो बॉटनी या जूलॉजी, प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र, दोनों में से किसी एक विषय में आपको ऑनर्स होना चाहिए। अगर ऑनर्स नहीं है तो सब्सिडी के रूप में आपको स्नातक के 3 वर्षों में, मतलब तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तीनों में आपको कम से ये सब्सिडी के रूप में आपने एक विषय पढ़ा हुआ हो, या तो बॉटनी या जूलॉजी, या कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया हो तथा उसमें अलग अलग 50% या 45%, जो आप समझ रहे हैं कि 50% EWS जनरल OBC के लिए, जबकि ST SC और PWD के लिए 45% नंबर चाहिए। तो आपको देखिए इसमें केमिस्ट्री को नहीं ऐड किया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपको बॉटनी और जूलॉजी को ही मिला करके 50% नंबर दोनों में अलग अलग चाहिए, या फिर 45% नंबर चाहिए। तो इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। एक और यहाँ पे देखिए बहुत ज़रूरी पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर अभी आप ग्रेजुएशन फाइनल नहीं है, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपको रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थियों का आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब अभी अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन अप्लाई करने का, उस डेट तक भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं, तो भी आप इसको भर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब कहा गया है, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि वैकेंसी जिस दिन निकली उसी दिन तक का डेट मांगा जाता है कि आप इस डेट में अगर आप पास हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको लास्ट डेट तक मांगा जा रहा है कि जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उस डेट तक अगर आप पास भी हो जाते हैं तो भी आप इसको भर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों एज की। यहाँ पे देखिए एज की जो बात की गई है वो आप देख लीजिए कि एज क्या रखा गया है। तो एज देख लीजिए यहाँ पे मिनिमम 21 साल रखा गया है दोस्तों, और अधिकतम जो है वो क्या रखा गया है वो देख लीजिए। जनरल OBC के लिए और EWS के लिए आपको 35 वर्ष, जनरल और EWS के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए आपको 37 वर्ष, मतलब BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए आपको 38 वर्ष है, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, और उसके बाद ST SC के लिए आपको 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एज है। लेकिन उसके अलावे एक और पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको समझ लेना है कि न्यूनतम उम्र की सीमा की गणना जो है वो आपको 1/1/2023 को होगी। मतलब 1/1/2023 को आपका उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अधिकतम आयु की गणना है वो देख लीजिए। जैसे आप जनरल से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1/8/2019 को ही मैक्सिमम 35 साल उम्र होना चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं भर सकते हैं। कहने का मतलब है जो लोग पिछली बार एलिजिबल नहीं थे ना एज के हिसाब से, वो इस बार भी एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। ठीक है,
कुल मिलाकर के मेन बात यही था। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, जो है आपको रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण, जिसके चलते आपको काफ़ी यहाँ पे झंझट झेलना पड़ रहा है, अभी बहुत सारा आंदोलन चल रहा है। तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय प्रमाण पत्र चाहिए आपको। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या इतना दिन 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 7 पर धारित है। बात को समझ लीजिए। अगर आप रिजर्वेशन इस वैकेंसी में चाहते हैं, कहने का मतलब ये तो ओपन है ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि हम इसमें ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, ऐसा अगर आप आरक्षण का डिमांड करते हैं, तो उसके लिए आपको झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नहीं रखते हैं दोस्तों, सिंपल आप जनरल में भरिए, आपके लिए 40% सीटें ओपन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, और ये जो स्थानीय का बात है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2/6/2016 के बाद, यानी कि 2/6/2016 तक अगर आपने अपना स्थानीय प्रमाण पत्र बनवा लिया था, और भी एसडीओ लेवल से या डीसी लेवल से अगर आपका बना हुआ है, मतलब 2/6/2016 के बाद का ही, क्योंकि उसके पहले वाला तो आपको मान्य होगा ही नहीं, सीधा सीधा बात है। 2/6/2016 के पहले वाला यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, उसके पहले वाला मान्य नहीं होगा। तो अगर 2/6/2016 के बाद अगर आपने एसडीओ लेवल से अपना स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाया है, तो वो वैलिड होगा, आपको अभी बनवाने की नया ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब क्योंकि होता क्या है कि फटाफट लोग अपना नया अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस समय तक का बना हुआ है एसडीओ लेवल का, तो आपको नया स्थानीय प्रमाण पत्र बनने की जरूरत नहीं है, आपका वही वाला चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, या देखिए अगर आपके पास एसडीओ लेवल का नहीं बना हुआ है, तो फिर क्या कहा जा रहा है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर धारित है। देखिए सिंपल सा बात है, एसडीओ लेवल का 2/6/2016 तक से आपका मान्य है। मतलब अगर आप एसडीओ या डीसी से बनवाए हैं डीसी लेवल का, तो अगर आपके पास 2/6/2016 का भी है स्थानीय, तो वो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास सीओ का है, तो सीओ का 19/7/2019 या उसके बाद का चलेगा, ठीक है। जैसे मान लिया अगर 19/7/2018 का आपका सीओ लेवल का बना हुआ है, 19/7/2018 का अगर आपका सीओ लेवल का बना हुआ है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये बात वही है। यहाँ पे देख लीजिए, दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपने 2015 में अपना स्थानीय बनवाया है, 14 में बनवाया हुआ है, तो आपका नहीं चलने वाला है। अगर आपने 1/6 देखिए 1/6/16 को भी, अगर 2016 को भी अगर आपने बनवाया हुआ है, तो भी आपका नहीं चलेगा स्थानीय प्रमाण पत्र, चाहे वो डीसी लेवल का हो या किसी के लेवल का हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए आप। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ लिखा गया है शादीशुदा महिलाओं के लिए, कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब जैसे क्या होता है कि महिलाएं कभी कभी शादी करके आती हैं, तो वो अपने पति के नाम से स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाती है, जबकि नॉर्मली उनके तो सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट में पिता का नाम रहता है। तो उस केस में कहा जा रहा है कि अगर पिता या पति में से किसी के भी आधार पर अगर आपने स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाया है, तो वो मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में आपको शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अब क्या है कि जैसे आपने स्थानीय प्रमाण पत्र बनाया, उसमें आपका नाम तो ठीक है, लेकिन आपके पिताजी के नाम और आपका पति का नाम है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट मांगा जा रहा है, ठीक है। एक और बात यहाँ पे, जैसे अभ्यर्थी का नाम भी होने पे क्या कहा जा रहा है, वो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए किसी का नाम आपका आरती है, ठीक है, अभी आपका आरती कुमारी नाम है, और इन आरती कुमारी का शादी हो गया, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि नॉर्मली जो समझदार लोग हैं वो अपना नाम तो चेंज नहीं कराते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ एक मान के चलिए समस्या कहिए या इसको जो भी कहिए, रीति रिवाज है, संस्कृति है हमारी, कि तुरंत से उसमें ना देवी लगा देते हैं,
तो ये आकर के आरती देवी हो गई। ठीक है, जिससे मान लीजिए आपने स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाया और भूल से आपने आरती देवी नहीं भी लिखा है, तो फॉर्म भरने वाले ने आपका नाम आरती देवी भर दिया, आपने ना भर के दूसरे से फॉर्म भरवा, उसने आरती देवी भर दिया है और आपके पति का नाम भर दिया, तो आपका स्थानीय प्रमाण पत्र तो बन के आ गया, लेकिन आपको पता चले कि आपका तो नाम आरती कुमारी था डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे आरती देवी हो गया। तो इस केस में भी आपको एक एफिडेविट देना होगा और ये आपका स्थानीय प्रमाण पत्र भी वैलिड होगा। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र का जो बात है वो यहाँ पे देख लीजिए कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर धारित है वो वैलिड होगा, अथवा मतलब जिला स्तर पे बना हुआ है या डीसी के हाथ के स्तर से बना हुआ है या एसडीओ का स्तर से बना हुआ है, तो वह आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है। और नेक्स्ट आपको देख लीजिए, या उसके अलावा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 17/54 दिनांक 25/2/2019 का निर्गत प्रपत्र में दिनांक 25/2/19 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से निर्गत स्तर पर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर धारित है वो चलेगा। देखिए ये बात जो है ना, ये ST SC कैटेगरी के लिए कहा गया है कि अगर आपके पास DC या SDO का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो चाहे कितना भी पुराना हो, ऑनलाइन वाला ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन वाला का तो इसमें कुछ जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अभी चूँकि ये परिशिष्ट 1 जो है वो मुझे लगता है ऑनलाइन वाला ही है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर वो आपने ऑनलाइन अगर आपने DC या SDO का स्तर से कभी भी बनवाया हुआ है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है। ये सिर्फ ST SC के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये OBC के लिए नहीं लागू हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी ST SC के लिए ही है कि अगर आपने 25/2/2019 को या उसके बाद CO के लेवल से भी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो वो वैलिड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अब आता है बात BC1 और BC2 का पिछड़ा वर्ग का यानी कि OBC का। तो इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि दिनांक 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर धारित है किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के इतना के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 5 पर धारित है। देखिए दोस्त, बात ये है ना कि इसमें कहा जा रहा है कि 29/8/2012 के को या उसके बाद आपने SDO या DC के लेवल से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो आपका वैलिड है। ये OBC की बात है, मतलब BC1 या BC2 आपने बनवाया हुआ है तो आपका वैलिड है। लेकिन आपने देखा हो कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र रहता है ना, उसमें एक नीचे डेट लिखा रहता है कि वैलिड फॉर 1 ईयर, वो 1 साल तक के लिए ही मान्य है। ठीक है, तो अगर वो 1 साल के लिए मान्य है तो उस केस में आपको कहा जा रहा है कि आपको एक स्वघोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि आप अभी भी क्रीमी लेयर में हैं, मतलब क्रीमी लेयर में अभी भी आप बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, ये आपको बताना होगा, अदरवाइज़ आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है BC1 और BC2 के कैंडिडेट के लिए कि जैसे आपको पता है कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो 8 लाख से नीचे वाले, जिनका आय 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट तो आपने बनवा लिया नॉन क्रीमी लेयर के नाम से, लेकिन वो तो 1 साल के लिए वैलिड था, तो तब वैलिडिटी उसका ख़त्म हो गया है। लेकिन आपका वो जो कास्ट सर्टिफिकेट उस 2012 में भी बना हुआ है वो वैलिड है, लेकिन अभी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म तो उस केस में आपको एक नॉन क्रीमी लेयर में अभी भी आप बिलोंग करते हैं ऐसा एक डिक्लेरेशन देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। या अगर मान लीजिए वो नहीं है आपके पास तो देख लीजिए 25/2/2019 के बाद या इस डेट के बाद अगर आपने CO लेवल से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है तो वो वैलिड होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए EWS के बारे में कहा जा रहा है। EWS को तो पता ही है, काफ़ी लंबा चौड़ा उनका प्रोसेस होता है ये डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ सक्षम पदाधिकारी द्वारा जागृत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र में उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र के अंचलाधिकारी जाति प्रमाण पत्र या माँ प्रमाण पत्र मान्य नहीं। मतलब 25/2/2019 के पहले का अगर आपने सीओ लेवल से बनवाया हुआ है अपना आय प्रमाण पत्र और संपत्ति प्रमाण पत्र तो वो मान्य नहीं होगा, मतलब कि आपको नया बनवाना होगा। लेकिन वही चीज़ अगर आपने डीसी या एसडीओ के लेवल से पहले से बनवाया हुआ है तो वो मान्य होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा हुआ है उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से अगर बना हुआ है तो वो आपको चलेगा, लेकिन ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या आगे क्या कहा जा रहा है। एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता या पति के नाम एवं नाम की स्पेलिंग वर्तनी मैट्रिक यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट या अंक पत्र में दर्ज वर्तनी से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो जो भी लोग अपना जाति आय स्थानीय बनवा लिए हैं या अभी बनवाने जा रहे हैं वो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगर आपके नाम में या आपके पिताजी के नाम में ज़रा सा भी मिस्टेक है स्पेलिंग में, पहले से बना हुआ है उसमें, तो आप उसको सुधार नया बनवा लीजिए। ऐसा एप्लीकेशन अप्लाई करते समय ऐसे सर्टिफिकेट का प्रयोग मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें बहुत ज़रूरी बात। तो अब आ जाते हैं ऑनलाइन कैसे करना है। इन सब बातों में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो वही झारखंड एसएससी का पुराना वही अपना सिस्टम है दोस्तों कि एक दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और दूसरे दिन आपको उसको लॉगिन करके आपको पेमेंट कर देना है और तीसरे दिन आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। मतलब 3 दिन का प्रोसेस है, जैसा पहले होता था। एक दिन रजिस्ट्रेशन, दूसरे दिन आपको पेमेंट करना है और तीसरे दिन फ़ोटो अपलोड। इस बार भी वही रखा गया है। यहाँ पे देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे दिन आपको पेमेंट करना है और तीसरे दिन आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद आपको अपना प्रिंट आउट ले लेना है। नेक्स्ट हम लोग डेट के बारे में देख लेते हैं कि डेट क्या क्या है इसकी, वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो आपको 15/4/2023 से शुरू होगा और 4/5/2023 तक चलने वाला है। ठीक है, वहीं आपका पेमेंट करने का डेट आपको पता है कि जब 5/4 तक अप्लाई होगा तो आपको एक दिन बाद तक इसको रखा जाएगा पेमेंट करने का। तो आपको 6/5/2023 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। वहीं आपको अगर फ़ोटो अपलोड करने की बात रखें तो हम लोग को 8 तारीख तक फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का डेट रखा गया है। और अगर इसमें अगर आपने कोई गलती कर दी है, कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप 10 से लेकर के 12 तक के बीच में यानी कि 2 दिन आपको समय दिया जा रहा है इसमें एप्लीकेशन में अपना जो भी मॉडिफिकेशन करना है, जो भी एडिटिंग करना है, जो भी सुधार करना है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, परीक्षा का जो स्वरूप है, क्या होने वाला है, उस पर बात कर लेते हैं। तो परीक्षा जो आपका है सो सीबीटी लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा इसमें। और यहाँ पे देख लीजिए, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा द्वारा विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन जैसे कि अगर मान लीजिए एक ही जो पेपर है, जैसे फिजिक्स वालों का पेपर है, अगर वो 2-3 शिफ्ट में होता है तो उस केस में आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और परीक्षा का जो स्वरूप है वो देख लीजिए, तो परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी, यानी कि सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है इसमें, ध्यान दीजिएगा, सिंगल एग्ज़ाम। आपको पीटी और मेंस का झंझट इसमें नहीं है, एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी से आपको सिलेक्शन होना है। इसलिए जितना ज़्यादा फोकस कीजिएगा अपना तैयारी में उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप पीटी तो पास कर लेते हैं, मेंस नहीं कर पाते, या किसी तरह से अगर पीटी निकल भी गया खींच के तो मेंस में आप ज़्यादा मेहनत करके पास हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको एक ही एग्ज़ाम है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंगल एग्ज़ाम है, तो इसी में जो झोंकना है झोंक दीजिए। जितनी तैयारी लगानी है आप इसी में तैयारी लगा दीजिए और जितना आपको पढ़ना उतना पढ़ लीजिए और इसी में सारा अपना मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि यही आपका मेन होने वाला है परीक्षा। एक ही परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपका पेपर है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो मुख्य परीक्षा में आपको मुख्य परीक्षा के लिए 2 पेपर होने वाले हैं। यह परीक्षा 2 पाली में आयोजित की मतलब ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटा होगी। ठीक है, मतलब आपको 2 पेपर होने वाला है और 2 अलग अलग शिफ्ट में होगा। एक मॉर्निंग शिफ्ट हो सकता है, एक इवनिंग शिफ्ट हो सकता है, और दोनों के लिए आपको प्रत्येक के लिए आपको 3-3 घंटा जाए, मतलब बहुत ज़्यादा समय दिया जा रहा है। 3 घंटा बहुत होता है, और तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के आधार पर भी कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है।
तो जैसा कि पिछली बार का जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, मुझे फीडबैक मिला है, तो वो लोग बोल रहे थे कि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर जैसे फिजिक्स का है, प्रयोगशाला सहायक है, तो उसमें क्या होता है कि जो फिजिक्स के टीचर लोग हैं ना, वो बाजी मार लेने वाले हैं इसमें, क्योंकि नॉर्मली उनको तो सारा कुछ पता ही होता है, पढ़ाते रहते हैं। तो चूँकि फिजिक्स से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो लोग बाजी मार लेंगे। जो केमिस्ट्री के टीचर हो, केमिस्ट्री वाले में मार लेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, पढ़ने वाले लोग तो हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा था। वो लोग बोल रहे थे कि मैं तो एक टीचर ही मुझे बता रहे थे कि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उसमें लगभग मतलब 150 क्वेश्चन पूछे गए थे मुझे, तो उसमें मैंने लगभग 140 क्वेश्चन करेक्ट किया हुआ था। वो टीचर हैं। तो इस केस में देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा उनको बैलेंस मिलने वाला है इसमें। तो फिर भी ऐसा नहीं है, जो तैयारी करने वाले हैं वो हर चीज़ की तैयारी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका पहला पेपर होने वाला है उसमें आपको सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी, वो 100 नंबर का होगा। और जो पेपर 2 होने वाला है, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, जैसे अगर फिजिक्स में आपको लेने वाले हैं, फिजिक्स विषय के लिए अप्लाई करें तो आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा, केमिस्ट्री का अप्लाई करें तो केमिस्ट्री का होगा, और अगर आप बायो में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जूलॉजी बॉटनी का एग्जाम होने वाला है। अब पेपर 1 में कुल देख लीजिए 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान से और 50 प्रश्न आपका हिंदी भाषा से होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए ये तो आपका नंबर हो गया। और पेपर 2 में आपको 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, और एक नंबर का होने वाला है 100 नंबर का। वहीं पेपर 2 में आपको 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है सो आपका 2 नंबर का होने वाला है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर 1 जो आपका है वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, तो इसमें आपको 33% नंबर सिर्फ लाना अनिवार्य है, और इस नंबर के आधार पर आपका जो है वो मेरिट नहीं बनने वाला है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये मेरिट जो बनेगा वो पेपर 2 के आधार पर बनेगा, और पेपर 2 का जो न्यूनतम अंक रखा गया है वो 50% रखा गया है कि आपको 50% लाना अनिवार्य है। 300 नंबर में से आपको 150 नंबर लाना अनिवार्य है। वहीं ST SC की बात करें तो आपको 45% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम नंबर लेके आते हैं तो आप सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाओगे, आप सीधे सीधे फेल होगा सीधा, मतलब इसके बाद आपका जो कैंडिडेचर है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। कम से कम आपको ये नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप मेरिट में रहोगे, अदरवाइज़ नहीं रहोगे, कंपटीशन से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो भौतिकी विषय है उसके लिए आपको 150 क्वेश्चन फिजिक्स से होने वाले हैं। केमिस्ट्री वालों के लिए 150 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से होने वाले हैं, जबकि बायो वालों के लिए आपको 75% क्वेश्चन बॉटनी से और 75% क्वेश्चन आपको जूलॉजी से होने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें आपका 150 क्वेश्चन होने वाला है, 150 इसमें, 150 इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, सबका अलग अलग अपना रखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, जो पाठ्यक्रम है वो दिया हुआ है आपको। हिंदी भाषा ज्ञान के लिए आपको 25 प्रश्न आपका हिंदी अनुच्छेद पर रहेगा, मतलब आपको पैसेज वगैरह दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन का पढ़ कर जवाब देना है। और दूसरा आपका हिंदी व्याकरण से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका 50 प्रश्न हो गया। और 50 प्रश्न जो आपका सामान्य ज्ञान से होने वाला है, वो तो आपको पता ही है कि झारखंड का सिलेबस क्या होता है, तो उसी के आधार पर देखिए आपको झारखंड का ये सामान्य ज्ञान पढ़ना है, मतलब GS पढ़ना है, फिर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, फिर आपको रीजनिंग पढ़ना है, फिर आपको झारखंड GS पढ़ना है, फिर आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के GS, साइंस, रीजनिंग और झारखंड कंप्यूटर, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर के परीक्षा का आपको ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मार्क्स था वो यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे ये आपको ST SC के लिए 45% रखा गया है, ये आपको लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। बाकी डिटेल अगर आपको चाहिए ज़्यादा, तो मुझे लगता है लगभग मैंने सारा कुछ बता दिया है, और कुछ अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप ये PDF पढ़ सकते हैं, जो आपको JSSC की वेबसाइट में मिल जाएगी आसानी से। और फिर भी अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगता है, जो मैंने आपको बताया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।